साथियों, जोगनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अर्थात पराग कोश की संरचना। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के जो पुष्प में पाए जाने वाले जो भाग हैं उन भागों को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, उन भागों की संरचना देखी है और उन प्रत्येक भागों के अलग अलग क्या कार्य हैं उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो अगले चैप्टर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अर्थात पराग कोश की संरचना, यानी कि पराग कोश जो होता है वो परिपक्व एक पराग कोश होता है, उसकी क्या संरचना होती है और वह कहाँ पाया जाता है, इसके क्या कार्य होते हैं और इसका कहीं ना कहीं पुष्प में इसका क्या योगदान होता है, इन सभी तथ्यों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें पराग कोश की, तो ये जो पराग कोश होता है यह पराग कोश पुष्प में जो नर जननांग होता है, नर जननांग में आपने नाम सुना होगा पुंकेसर, तो पुंकेसर का ही एक भाग होता है। मैंने आपको पहले बताया था, ऐसी मैंने आपको एक संरचना बताई थी। ये संरचना, इस संरचना में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या बोला था, एंथर बोला था। एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कोश, पराग कोश बोलते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि पराग कोश में जो पालियां पाई जाती है, इन पालियों को जोड़ने के लिए एक अन्य भाग होता है, इस भाग को हमने नाम दिया था योजी। और इस संपूर्ण जो संरचना है एंथर अर्थात पराग कोश, इस पराग कोश को आधार प्रदान करने के लिए एक धागे नुमा संरचना पाई जा रही है। इस धागे नुमा संरचना को मैंने नाम क्या दिया था, पुतंतु। पुतंतु, इसको हमने इंग्लिश में क्या बोला था, फिलामेंट। फिलामेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो संपूर्ण जो संरचना है वो एक नर जो जननांग है, उस नर जननांग का जो पुंकेसर जो भाग है, उस पुंकेसर भाग को निरूपित करती है। तो कहने का मतलब यह है कि पुंकेसर जो संपूर्ण नर जननांग है, उस संपूर्ण नर जननांग का जो पुंकेसर है, उस पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, एंथर है, जिसके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे ऊपर वाला भाग एंथर है। एंथर की जो पालियां पाई जाती है, इन पालियों को जो जोड़ने का जो कार्य करता है उसको हमने नाम दिया है योजी। और इसके बाद में जो इस संपूर्ण एंथर को आधार प्रदान करने का जो कार्य कर रहा है वो क्या है, फिलामेंट यानी कि पुतंतु। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों ही भागों में ये जो एंथर वाला जो भाग है, यह एंथर वाला ही भाग जननक्षम है। कहने का मतलब ये है कि जनन की प्रक्रिया में मात्र एक ही भाग काम में आएगा और वो भाग कौन सा है, एंथर है। तो इस एंथर के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एंथर की आज हम संरचना पढ़ रहे हैं। तो ये एंथर है। अब एंथर की संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो भाग है एंथर का, ये आपको एंथर की संरचना में ये चारों तरफ एक आपको लेयर दिखाई दे रही है, ब्लैक रंग की। ये चारों तरफ एक पतली लेयर दिखाई दे रही है और इस पतली लेयर को हमने क्या नाम दिया है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। तो पहला जो पार्ट कौन सा है, वो कौन सा पार्ट है,
एपिडर्मिस किसे कहते हैं कि एंथर के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली परत जिसमें केवल अपनत विभाजन होता है, उस अपनत विभाजन वाली पतली परत को हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस एपिडर्मिस के अंदर कुछ पादपों में क्या है कि जो एंथर पाए जाते हैं, उन एंथर में एपिडर्मिस के अंदर कुछ रंध्रों की उपस्थिति भी देखी गई है। जैसे हम जैंथियम पादप की बात करें तो उसमें जो एंथर पाया जाता है, उस एंथर के ये जो बाहरी जो लेयर पाई जा रही है, उस बाहरी लेयर के बीच बीच में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। अब आपको ये भी जानकारी होगी कि रंध्र किस काम में आते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रंध्रों के द्वारा ही संभव होता है। स्फीता जो कोशिका की स्फीता को बनाए रखना, ये सब रंध्रों के कार्य है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, एपिडर्मिस। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य त्वचा। मध्य त्वचा, मध्य त्वचा को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर। अब दूसरा जो एंथर का जो दूसरी जो परत है वो क्या है, मिडिल लेयर। अब देखिए विद्यार्थियों, मिडिल लेयर को हम यदि हिंदी में बात करें तो मिडिल का मतलब क्या होता है, मध्य, लेयर का मतलब परत, अर्थात ऐसी परत जो मध्य में पाई जाती हो उसे क्या बोलेंगे, मध्य परत। तो ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही है ये परत, और ये क्या है, मध्य परत है। तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के नीचे जो पाई जाने वाली जो परत है वो क्या कहलाएगी, मिडिल लेयर कहलाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं एंडोथीसियम। तीसरी जो है वो क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, अब एंडोथीसियम जो है वो नाम से ही हमारे को ज्ञात हो रहा है कि एंडोथीसियम कौन सी परत हो गई, आंतरिक परत हो गई। तो आंतरिक परत क्या है, जो मिडिल लेयर के आंतरिक छोर पर पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एंडोथीसियम का क्या कार्य है। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि एंडोथीसियम सबसे आंतरिक परत है। तो ये आंतरिक परत क्या करती है, जैसे आंतरिक छोर पर पाए जाने वाले जो टेपिटम है, इन टेपिटम की सुरक्षा का जो कार्य करती है वो कौन करती है, एंडोथीसियम करती है। एंडोथीसियम क्या होता है कि जो बाहरी जो आघात है उनसे सुरक्षा करती है एंडोथीसियम, और टेपिटम की रक्षा का कार्य करती है। तो ये तीसरी जो परत हो गई वो एंडोथीसियम। उसके बाद में हम बात करते हैं टेपिटम। टेपिटम, अब हम बात करते हैं टेपिटम की। अब टेपिटम के बारे में आपको पता होगा कि जो टेपिटम होता है वो टेपिटम क्या करता है, बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो एंडोथीसियम में जो पालियां पाई जा रही है, 1 2 3 और ये जो 4 जो पालियां पाई जा रही है, इन पालियों में देखें तो स्पोरोजीनियस जो टिश्यू है, स्पोरोजीनियस यानी कि बीजाणुजन ऊतक जो है, इन बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एक लेयर के रूप में हमारे को दिखाई दे रही है। इसको हमने लाल रंग से रेखांकित किया है ताकि ये अध्ययन की दृष्टि से आसानी से हमारे को दिखाई दे दे। तो ये लाल रंग की ये जो गोलाकार ये जो निरूपित जो संरचना है उसको हमने क्या नाम दिया है, टेपिटम नाम दिया है। तो इस टेपिटम का क्या कार्य हो गया, टेपिटम का कार्य हो गया बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कई प्रकार के जैसे कंपटीशन के एग्जामों की बात करें या प्री एमएससी जो टेस्ट होता है या सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है या 12th जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, एओ है, एआरओ है, डबल एओ है,
ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टेपिटम का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम का क्या कार्य हुआ, बीजाणु जन ऊतकों को पोषण प्रदान करने का जो कार्य है वो टेपिटम करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि टेपिटम कितने प्रकार का होता है। टेपिटम के प्रकार, टेपिटम के प्रकार। अब टेपिटम के प्रकारों की बात करें तो टेपिटम के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टेपिटम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो अमीबीय है और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, स्त्रावी या ग्रंथिल। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, अमीबीय, और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, स्त्रावी या ग्रंथिल, स्त्रावी या ग्रंथिल। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि ये जो टेपिटम है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। एंथर में दो प्रकार की पाई जाती है। पहला जो प्रकार है वो अमीबीय है, दूसरा प्रकार है स्त्रावी या ग्रंथिल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबीय टेपिटम की बात करते हैं। तो अमीबीय जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि अमीबीय जो क्या है, अमीबा आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, जूलॉजी में पढ़ा होगा अमीबा। तो अमीबीय संरचनाएं जो होती हैं उनको हम अमीबीय टेपिटम कहते हैं। अमीबीय जो टेपिटम होते हैं वो मुख्यतः जैसे कुछ पादप हैं जैसे एलिस्मा है, ब्यूटोमस है और ट्रेडिस्केसिया पादप, इन पादपों में मुख्य रूप से देखी गई है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। तो स्त्रावी या ग्रंथिल जो टेपिटम है वो दूसरे प्रकार की टेपिटम है और इसका जो मुख्य जो बात करें तो इसका जो कार्य जो होता है वो परागकणों के द्वारा ये निर्मित होती है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो बीजाणु जन ऊतकों को पोषण प्रदान करने का जो कार्य होता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हीलोबोरस एक पादप होता है। इस हीलोबोरस पादप में स्त्रावी ग्रंथिल टेपिटम दिखाई देती है। अब हम बात करें यदि साल्विया मेलिफेरा, आपने पादप देखा होगा साल्विया मेलिफेरा। इस साल्विया मेलिफेरा जो पादप होता है, इस साल्विया मेलिफेरा पादप में टेपिटम कैसे होता है, मैं एक छोटी सी आपको ये संरचना बनाता हूं। ऐसी संरचना होती है साल्विया मेलिफेरा जो पादप होता है, उस पादप में जो टेपिटम की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है। तो साल्विया मेलिफेरा जो पादप होता है उसमें टेपिटम की संरचना ऐसी होती है। ये टेपिटम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, पी और सी टेपिटम, पी और सी टेपिटम, ये तो क्या है, ये क्या है, पी टेपिटम, और ये क्या है, अपने यहाँ पर ये छोटी संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सी टेपिटम, टेपिटम। अब ये जो पी टेपिटम है ये क्या है, लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ी, और सी टेपिटम क्या होती है, स्मॉल। तो ये क्या है, छोटी, छोटी टेपिटम की संरचना है। तो कहने का मतलब यह है कि साल्विया में जो टेपिटम की जो संरचना मैंने बनाई है उस साल्विया पादप में दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, एक तो पी टेपिटम और एक सी टेपिटम। ये पी टेपिटम है और ये क्या है, सी टेपिटम है। पी टेपिटम का बड़ी है और सी टेपिटम क्या है, छोटी है। तो इस प्रकार इन संपूर्ण जो पादप में जो एंथर की जो संरचना होती है उस एंथर की संरचनाएं हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये बाहरी तरफ आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है चारों तरफ। इसके नीचे एक मध्य जो पतली परत पाई जा रही है जिसमें लगातार विभाजन होता रहता है, अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है। तो ये क्या है, मिडिल लेयर है। उसके बाद में एंडोथीसियम यानी कि अंतस्त्वचा मिडिल लेयर के नीचे पाई जा रही है, जिसका मुख्य कार्य अभी मैंने बताया था कि जो टेपिटम है टेपिटम को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। उसके
उसके बाद में चौथा जो भाग है वो क्या था, टेपिटम। टेपिटम का अभी मैंने कार्य बताया था कि बीजाणु जन ऊतकों को जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है वो टेपिटम करता है। तो इस प्रकार आज हमने एंथन की संपूर्ण संरचना का अध्ययन कर लिया। अब हम अगली कालांश में एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।